आपको थोड़ा इसका रिजल्ट दिखा देता हूँ। ये देखिए पावर फिगर्स बोलती तो है, 500 सीसी की बाइक है और फेयरिंग है। तो देखो निंजा के साथ प्रॉब्लम यही रहने वाली कि थोड़ी डर तो ज़रूर रहेगा इंसान के अंदर कि हाँ भाई मैं इतनी महंगी बाइक चला रहा हूँ, कहीं गिर गिरा गया, कुछ भी हो गया तो नुकसान हो सकता है। तो गाइस एक और हमारे पास कावासाकी निंजा आ चुकी है, लेकिन इस टाइम हमारे पास है कावासाकी की निंजा 500। आज हम करने वाले इसका एक ओवरऑल ओनरशिप रिव्यू जानेंगे अक्षत भाई जो इसके ओनर हैं, उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या बाइक को लेके, क्या क्या उनने सोचा इसके बारे में, मॉडिफिकेशन करने के, एग्जॉस्ट के बारे में भी बात करेंगे कि लगाया क्यों नहीं अभी तक, बहुत सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अक्षत भाई एक बार कैमरा के सामने आ जाइए। अक्षत भाई कैसे आप? बस बढ़िया, आप बताओ। अक्षत भाई सेम सवाल पूछूंगा, आउट ऑफ नोवेयर निंजा 500 ही क्यों? पावर तो है लेकिन राइडिंग मोड्स नहीं है। निंजा 500 लेने का सबसे मेन पर्पस मेरा ये है कि देखो इसके जो इसका प्राइस है और जो सब कुछ है, जैसे अप्रीला बोलते हैं इसके कंपैरिजन में, अप्रीला को ही बोलते हैं। अप्रीला ना लेने का रीजन सबको पता है कि उसके इंजन में इतना ज्यादा इशू आ रहा था और उसके अंदर मोड्स बहुत था, और सबसे मेन चीज मुझे मोड्स नहीं चाहिए थे। अच्छा, पहले से मन में बना रखा था? मन में बनाई रखा था कि मोड्स वाली बाइक मुझे नहीं लेनी, क्योंकि सबको पता ग्लिचेस बहुत आते हैं। हाई लेवल वाली बाइक्स हैं, उसके अंदर इतना नहीं कह सकता, लेकिन इस सेगमेंट में अप्रीला से कंपेयर करोगे ना, उसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा है, बट ये इनफ है जितनी इसकी पावर है ना। बहुत अच्छी पावर है। तो फिर एक बार आप प्राइस का कंपैरिजन बता दीजिए, अप्रीला और इसमें कितना डिफरेंस है? प्राइस अब देखो, ये वैसे ऑन रोड वैसे 40% जीएसटी ले के बाद मैंने लिया है। 40% जीएसटी मैंने इसकी अलग से दिया। वैसे 660 इसका ऑन रोड प्राइस था, ठीक है, और 40% जीएसटी के बाद ये 710 के आसपास पड़ गई थी मेरे को। ठीक है। तो चलो अभी इसी बारे में थोड़ा और डिटेल करते हैं। सबसे पहला सवाल यही है, राइडिंग पोस्चर कैसा है इसका बाइक का? इसका राइडिंग पोस्चर तो आप खुद बैठ के देख लो। नहीं मैं तो देख बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये थोड़ा एडवेंचर टाइप में आया है। ठीक है, बहुत अच्छा है। मतलब कहीं भी आप ले जाओगे ना इसको तो आपको फील नहीं कराएगा कि आपके कंधे पेन हो रहे हैं, कमर पेन हो रही है, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है। तो अक्षत भाई ओवरऑल ये पूछना था, जैसे मुझे लगता है कि आपने इसको थोड़ा चला लिया, तो सर्विस का एक्सपीरियंस भी आपका कैसा है, थोड़ा उस बारे में बता पाएंगे? वैसे ना फर्स्ट सर्विस कराई है, मुझे खुद नहीं पता था, ये मैंने पहली बाइक लिया, मैं 155 सीसी से डायरेक्ट इस पे जंप करा मैंने। बहुत बड़ा जंप है ये। स्टार्टिंग में तो मेरे को पावर का भी ऐसा लग रहा था कि अपने आप भाग रही है, वो वाला सीन था। तो मैंने इसकी फर्स्ट सर्विस अभी तक कराई है। फर्स्ट सर्विस के बाद सबको कई लोगों को पता भी है मेरा क्रैश हो गया था। तो 3 मंथ के बाद मुझे बाइक मिली है। इसके पार्ट्स इंडिया में बहुत कम अवेलेबल थे, मिल ही नहीं रहे थे, बहुत मुश्किल से इसके पार्ट बाहर से ही, आउट ऑफ कंट्री से ही आए हैं डायरेक्ट। और मतलब इसकी फर्स्ट सर्विस की कॉस्ट मेरे को पड़ी थी अप्रोक्स 6600 के आसपास। बाप रे बाप। फर्स्ट सर्विस जिसमें सिर्फ इंजन ऑयल चेंज हुआ था। मेन कावासाकी का क्या सीन है, जितना आपका सर्विस चार्ज नहीं आएगा उससे ज्यादा लेबर चार्ज लग जाता है उसके ऊपर। तो वैसे मतलब मैंने ये भी सुना है, जैसे आप Z900 की बात करते हो वहाँ पे तो 2-2 3-3 सिलेंडर ये इंजन ऑयल डाल देते हैं, इसमें वैसे कुछ सीन है क्या? नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ट्विन सिलेंडर बाइक है, बहुत प्यारी बाइक है, बहुत कंफर्टेबल है। तो एक बार आप अपना राइडिंग एक्सपीरियंस भी शेयर कर दीजिए कि मतलब जैसे आप ऑब्वियसली आप कावासाकी और निंजा का एक ब्रांड लेके जाते हैं, रेड लाइट पे रिएक्शंस अच्छे आते हैं, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। मतलब पब्लिक का क्या रिएक्शन रहता है? पब्लिक का रिएक्शन तो क्रेजी ही आता है। इस पे जान निंजा का नाम आ जाता है, निंजा के लिए तो वैसे ही बच्चा जानता है निंजा निंजा निंजा। और ये थोड़ा सा ना लुक्स इसकी वैसे बोलता है H2 जैसी बोलते हैं इसको। अच्छा, बट H2 की लुक्स तो नहीं है, बहुत डिफरेंट है, बट कलर के अकॉर्डिंग वो H2 बोलते हैं आधे ज्यादा। अच्छा, तो अभी आपने सर्विस का एक्सपीरियंस बता दिया, मुझे इसका ना ओवरऑल राइड क्वालिटी पूछनी थी कि हाँ आपने बताया कंफर्टेबल है, बट जैसे इसका पोस्चर है ट्रैफिक में, ओवरऑल हाईवेज पे एक बंदे का क्या रिस्पॉन्स रहता है? बिल्कुल भी इशू नहीं आने वाला। ये एक नॉर्मल फ्रेंडली बाइक है, इसमें आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला कि आप सोचो इसको चला रहे हो, राइड कर रहे हो, कि आपको कहीं भी पेन होगा। पहली बात तो इसके अंदर वाइब्रेशन तो 0 है। वाइब्रेशन है ही नहीं, मेरे को बिल्कुल भी फील नहीं होती वाइब्रेशन। और बाकी नॉर्मल मार्केट में या कैसे भी आप चला सकते हो, कोई इशू नहीं आने वाला इसमें। ठीक है। तो इंजन रिस्पांस कैसे, मतलब जैसे इनिशियल टॉर्क अच्छा है या फिर थोड़ा लेट बैक है? मत करो, बहुत प्यारा है। और मतलब पावर जितनी चाहिए ना, स्टार्टिंग का बंदा जैसे नई बाइक लेना चाहता तो मैं डायरेक्ट इस पे आपको नहीं प्रेफर करता, या तो 300 सीसी की बाइक या आप उसके अलावा कोई और बाइक। मतलब फर्स्ट बाइक नहीं होनी चाहिए आपकी? फर्स्ट बाइक नहीं, क्योंकि पावर बहुत ज्यादा है। वैसे चला भी लेगा, अगर जिसको बाइक्स का शौक है वो चला तो सभी लेता है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में 155 सीसी से मैंने भी जंप करा तो मेरे को बहुत इशू आया था इसमें। स्टार्टिंग में अपने आप भाग रही थी आगे, हल्का सा छोड़ते। तो आगे इससे वही पूछ लेते कि जैसे आपने एक बार पहले आपको कुछ अंदाजा है कि इसका ओवरऑल टैंक कैपेसिटी कितना है? 17 लीटर का। 70 लीटर के अंदर आपको कितनी माइलेज मिल जाती है एवरेज? एवरेज तो 20 में दिखा देगा, 18 मिल जाती है। मतलब फिर तो ये बहुत अच्छा नंबर है। 500 सीसी के अकॉर्डिंग मैं सोचता हूँ कि थोड़ा कम है वैसे। नहीं मेरे को तो डोमिनर में भी इतनी मिलती है, तो मेरे को काफी रिलेट कर पा रहा हूँ। बट नहीं, मैं भगाता भी होता हूँ। हाँ वो तो अब बाइक ली है भगाने के लिए, तो टॉप स्पीड इसकी 200 प्लस जाती है इजी। 200 तक तो आराम से पहुंच जाती है, कोई इशू नहीं है। तो अब यही पूछ लेते, जैसे ओवरऑल आपने ये तो बता दिया कि हाँ राइडिंग का बड़ा अच्छा है, बट पिलियन की मैं देख पा रहा हूँ सीट जरूर है, तो ये बैक के लिए नहीं है।
नहीं बैठ पाएगा। अच्छा। हवा टाइट, मैं खुद भी मैंने बैठा था अभी, ब्रदर ने जब चलाई थी बाइक, तो मैं पीछे बैठा था, हवा टाइट हो जाती है बहुत मतलब पेन कंफर्ट है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और अगर कोई बंदा थोड़ा एग्रेसिव चला रहा हो फिर तो ज्यादा डर लगता चलाने है। वाले के लिए तो बहुत कंफर्टेबल है, हाँ। पीछे वाले के लिए तो बिल्कुल नहीं। ठीक है। अग्रेसिव चला वो बंदा वैसे ही हार्ट अटैक से मर जाएगा, जिस हिसाब की पावर है। अच्छा, अगर इसी नोट पे चले, जैसे आप बोल रहे पावर है, तो आपको जो फीचर्स है, जैसे बाइक के अंदर मैं देख रहा हूँ कि जो LCD क्लस्टर है वो थोड़ा आउटडेटेड सा लगता है। यहीं अगर आप अप्रीला में जाएंगे उनका थोड़ा ये चीज का मुझे फील तो हुआ था, लेकिन अब थोड़ा सा आदत पड़ गया, तो इतना नहीं, क्योंकि मेरे को वो नहीं चाहिए। इसके अंदर जैसे मोड्स वगैरह हैं, हाँ, सिंपल है बिल्कुल, और पावर इतनी है ना, मतलब ठीक है। बाकी ब्रेकिंग तो मतलब आपको कावासाकी की जैसे बिल्कुल। अब मैं अप्रीला की अगर बात कर लूँ, वो थोड़ी सी सस्ती पड़ जाएगी इससे, और ऑब्वियसली आप हमें ये पता है अप्रीला का जो मार्केट में अभी इंजन को लेके कंप्लेंट्स है वो काफी हद तक जा रखी है। वही रीजन था। तो उस पे अगर बंदा अगर इसी क्वेश्चन पे आ जाए कि क्या अगर आप आपके जैसा कोई बंदा जिसके पास मान लो 5 से 6 लाख या 7 लाख का बजट है, क्या आप उसको रिकमेंड करेंगे कि हाँ यार अप्रीला ना लेके तो निंजा 400 निंजा 500 ले ले? कावासाकी ब्रांड ऐसा है, अप्रीला तो अभी अभी आई है हाँ, इंडिया में। हाँ। तो अप्रीला को मैं सजेस्ट इसलिए नहीं करता, बाइक अच्छी है, देखो बाइक सारी अच्छी होती हैं, लेकिन कुछ उसके इश्यूज की वजह से उसके अंदर टेक्निकल ग्लिच सबसे ज्यादा आ रहे हैं। ओके। ये बात सबको पता है, टेक्निकल ग्लिच और इंजन का इशू बहुत ज्यादा आ रहा है। उसके लिए उसके बाद मुझे ये ऑप्शन, कुछ कावासाकी का ब्रांड है नाम है, तो मेरा मन था कि मैं कावासाकी पे ही जाऊंगा। अच्छा, अच्छा। अप्रीला पे मेरा मन ही नहीं था बिल्कुल भी। अच्छा, अगर इसी बात कर ले तो आप एक बार ब्रेकिंग का और ओवरऑल जैसे टायर की ग्रिपिंग का उसका कुछ फीडबैक देना चाहे तो वो दे सकते हैं। ब्रेकिंग कावासाकी जितनी भी बाइक्स है ना, सबकी A1 है। ओके। उसमें कोई भी इशू नहीं आने वाला आपको। ब्रेकिंग का ABS वगैरह दोनों ABS है वैसे, दोनों में कोई इशू नहीं है। बाकी बस एक चीज का मुझे लगा था, इसमें 150 सेक्शन का टायर दिया है, जो थोड़ा मतलब कम लगता है, थोड़ा सा कम लगता है। कम 160 तो होना चाहिए था, वो 6R वगैरह में तो इन्होंने दे रखा है, बट टायर का मेरे को थोड़ा सा वो लगा था, लेकिन बाकी किसी चीज में ओवरऑल कोई इशू भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है। बाकी हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। क्वालिटी की बात करूंगा ना, मुझे सभी में यही बड़ा गंदा लगता है। टेल टीडी का प्रॉब्लम तो हर कोई निंजा वाला परेशान है। पूरा हिलता है ये। हाँ। जब भागती है ना थोड़ा सा पूरा हिलने लग जाएगा बहुत ज्यादा। ये चीज तो क्वालिटी बिल्कुल लो देती है कावासाकी। अगर इतना पैसा मैं लगा रहा हूँ इस पे 7,10,000 बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है, छोटा तो नहीं है अगर उसके अकॉर्डिंग देखो नहीं मुझे, लेकिन ये वैसे एक ओनर्स का पर्सपेक्टिव इसके बारे में जानना है। मैं जितने भी थोड़े हाई एंड ओनर से मिलता हूँ जिनके पास थोड़ी लेक्स सुपर बाइक है, हर किसी को ये फिट एंड फिनिश को लेकर प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली आ कहाँ से जाती है? बाइक के चलाने के बाद पता लगता है कुछ। ये तो थोड़ा थोड़ा साउंड भी करने लग गया था, अब थोड़ा सा ठीक हुआ है। अब ये क्रैश होके आई है पूरी, एक साइड से सारी डैमेज थी पूरी क्रैश। तो मुझे इसके बारे में बता, जैसे सबसे क्रैश हुआ, क्रैश होने के बाद से आपको कुछ फीडबैक लग रहा है कि हाँ जैसे वाइब्रेशन स्टार्ट होगी या कुछ हल्का फुल्का स्क्रूज में कहीं से कुछ कुछ आवाज आ रही? कोई इशू ही नहीं लगा मेरे को। ठीक है भाई, बाइक के आपने ओवरऑल एक रिव्यू तो दे दिया, मुझे इसके कुछ प्रोज जानने थे जो आपको लगते हैं कि हाँ ये तो मुझे इस बाइक में बहुत अच्छा लगा है। अच्छा तो देखो, इसकी पावर अच्छी लगी मुझे। इस सेगमेंट में मेरे को बहुत ज्यादा ही पावर लगी, मेरे अपने अकॉर्डिंग मेरे को बहुत अच्छी पावर लगी। भगाने में कोई इशू नहीं है, बहुत ज्यादा मस्त मजा आ गया। ठीक है, प्रोज बता दिए, अब थोड़ा कॉन्स पे भी चल लेते हैं कि कुछ कुछ नेगेटिव जरूर होंगे इस बाइक के अंदर। नेगेटिव तो जरूर है, बताइए। नेगेटिव सबसे मेन चीज इसके अंदर एक तो ये होना चाहिए था क्विक शिफ्टर। अच्छा, क्विक शिफ्टर नहीं है। अरे बाप रे, इतनी कॉस्ट दे रहा हूँ, क्विक शिफ्टर तो देना चाहिए था। ये तो चाहे कावासाकी वालों को भी टैग कर देना, क्विक शिफ्टर इसमें नहीं है। ठीक है, क्विक शिफ्ट। और सबसे मेन चीज 150 के ऊपर जाते हैं इसका हैंडल वोबल होता है। अरे बाप रे, वो होता तो ये सेफ्टी हज़ार्ड के लिए आपने डैम्पर्स के लिए कुछ सोचा नहीं? डैम्पर्स अभी इसका मिल ही नहीं रहा इंडिया में कुछ। इसकी मॉडिफिकेशन करवाने की मैंने बहुत चीजें सोची है, सिर्फ इसके मिरर्स मॉडिफाई करवाए मैंने अब तक, और कुछ नहीं कराया इसके अंदर। तो मतलब ये तो डैम्पर की नीड सेफ्टी हज़ार्ड तो है ना कि डैम्पर की रिक्वायरमेंट है? डैम्पर की नीड है मेरे को इसमें। तो उसके बारे में कावासाकी कुछ हेल्प नहीं कर रही? कावासाकी अभी उनसे पूछा था तो उन्होंने साफ ना कर दिया था कि अभी इंडिया में कोई भी पार्ट अवेलेबल नहीं है इसके। तो अब अगर आफ्टर मार्केट में अगर आप ट्राई करें? अभी आफ्टर मार्केट में भी नहीं है। मैंने करोल बाग, मेन जगह ही करोल बाग हब बोलते हैं जिसको, सारे मॉडिफिकेशंस के पार्ट मिलते हैं वहाँ, लेकिन नहीं मिलेंगे। तो ये तो हो गया डैम्पिंग का प्रॉब्लम, इसके अलावा कुछ ऐसी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इसके साथ? इसके अलावा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, बस मेन प्रॉब्लम तो यही थी, बाकी सब ओके है इसका। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अभी ठीक है, तो फिर फाइनल सवाल यही है कि क्या आप रिकमेंड करेंगे निंजा 400-500 इंस्टेड ऑफ जीटी? लेकिन एक चीज और मैं बता दूं, ये बहुत लिमिटेड बिकी सेल बहुत लिमिटेड हुई है निंजा 500, क्योंकि जब ये आई थी लॉन्च ही हुई थी जब मैंने ली थी ये। ज्यादा नहीं, मतलब 1-2 पीस या 3-4 पीस बिके थे यहाँ पे गुड़गांव वाली साइड। तो ले सकते हो, लेकिन चलाना भैया ध्यान से। अच्छा, क्योंकि हाँ अगर कावासाकी की मैंने ये चीज नोटिस करी है, कोई भी बाइक होगी उसके पार्ट्स जल्दी अवेलेबल नहीं होते इंडिया। ओके, ठीक है। तो जाने से पहले एक बार मैं भाई का जो चैनल है वो आपको दिखा देता हूँ। ये इंस्टा पे है, हाँ, मैं यूट्यूब के लिए भी चला जाता हूँ यहाँ पे। तो भाई को आप चैनल पर जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने जो भी क्वेश्चंस है इस बाइक को लेके या निंजा को लेके भाई आपके साथ शेयर करेंगे। भाई थैंक यू आप हमारे चैनल पे आने के लिए। ऐसी और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस।